ওয়েলকাম টু দ্য রয়্যাল मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। आज मैं बात करूंगा एनपीसीआईएल स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर आईटीआई फिटर कैटेगरी 2 एडवांस टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 का सॉल्व लेके। देखिए रावतभाटा राजस्थान साइड में जो एग्जाम हुआ था उसका जो एडवांस टेस्ट का जो पेपर है उसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स था 150, टाइम अलाउड 120 मिनट्स, 2 घंटा का टाइम। मैं पहले भी स्ट्रेटेजी में बोला हूं, आप स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। देखिए उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका जो सॉल्व है, देखिए आज मैं पूरा क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 1 इंच इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। आप सब लोगों को पता है कि सेंटीमीटर में जब पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2.54 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ए माइक्रोमीटर हैज एन एरर ऑफ 0.02 mm. What is the correct value in mm when the micrometer reads 25.41 mm? मतलब आपका पूछा गया है कि माइक्रोमीटर हैज एन एरर, उसका एक एरर है, एरर कितना है 0.02 mm. What is the correct value in mm when the micrometer reads 25.41? माइक्रोमीटर वो जो मेजरमेंट लेने के बाद क्या रीड कर रहा है 25.41। इसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्या आस्क किया गया, आपको आस्क करेक्ट वैल्यू ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का जो करेक्ट वैल्यू है वो पूछा गया। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, गिवन डाटा क्या डाटा गिवन डाटा क्या है, आपको डाटा क्या दिया गया है, माइक्रोमीटर एआर गिवन कितना है, पॉजिटिव एरर 0.02 mm। आफ्टर टेकिंग रीडिंग माइक्रोमीटर रीड्स जो होता है ऑब्जर्व वैल्यू जो होता है कितना दिया गया 25.41 mm। करेक्ट वैल्यू, आपको करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो करेक्ट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एरर वैल्यू, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होता है। देखिए 25.41 ये आपका ऑब्जर्व वैल्यू माइनस 0.02 mm जो आपका पॉजिटिव एरर, उसको माइनस करने से 25.41 माइनस 0.02, क्योंकि माइनस प्लस मिलके क्या होता है माइनस होता है, तो 25.41 माइनस 0.02 इसी के हिसाब से आंसर हो जाएगा माइनस करने के बाद 25.39 mm। इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए 25.39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है ए वी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार। The V block usually has an angle of, जो V block होता है वो V block किस लिए यूज किया जाता है, राउंड बार को होल्ड करने के लिए सी क्लैंप का हेल्प से। तो उसका जो एंगल होता है वो V block का जो एंगल होता है ऐसा जो आपका V block होता है, ऐसा जो आपका V block होता है वो V block का जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ये एंगल को पूछा गया, ये एंगल को कितना होता है 90 डिग्री। आप सभी को पता है कि ये एंगल जो होता है ये एंगल होता है 90 डिग्री। देखिए V block मेड ऑफ कास्ट आयरन। वन साइड ऑफ V block consist ऑफ कॉनिकल ग्रुव विथ एन एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अदर साइड ऑफ V block consist ऑफ सिमिलर कटिंग विथ एन एंगल 120 डिग्री। टाइप्स ऑफ V block कितना होता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप। V block कितना होता है प्लेन V block, मैग्नेटिक V block विथ क्लैम्प, ये 3 टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड, BIS आप लोगों को सबको पता है BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS स्टैंडर्ड सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप V block, सिंगल लेवल डबल ग्रुप V block, डबल लेवल सिंगल ग्रुप V block अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड कितना होता है ग्रेड 1 V block मेड ऑफ गुड क्वालिटी स्टील हैव हाई एक्यूरेसी अवेलेबल। उसका ग्रेड 1 का जो V block है उसका अवेलेबल लेंथ कितना होता है
100 mm, उसका अवेलेबल लेंथ कितना होता है 100 mm। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हार्डनेस कितना होता है, इसका हार्डनेस होता है 650 to 700 HB। ग्रेड 2 जो वी ब्लॉक है, ग्रेड बी वी ब्लॉक मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, ग्रेड बी वी ब्लॉक मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन, यूज्ड इन, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कहां पे किया जाता है, मशीन शॉप में। अवेलेबल लेंथ कितना होता है 300 mm। हार्डनेस कितना होता है 180 to 220 HB। के स्पेसिफिकेशन कितना क्या होता है, कोई अगर वी ब्लॉक होगा, कोई वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन होता है, अगर कोई वी ब्लॉक आपको खरीदना है तो आपको उसका स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। स्पेसिफिकेशन, वी ब्लॉक का जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाइड बाय द लेंथ, विथ, हाइट एंड ग्रेड। तो वी ब्लॉक कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफाइड बाय लेंथ, विथ, हाइट एंड ग्रेड। वी ब्लॉक 50/5 45A IS 2948, इसका मतलब क्या होता है 50 mm लॉन्ग, मतलब इसका 50 का मतलब होता है 50 mm लॉन्ग, उसका लेंथ 5 to 45, ये जो होता है ये डाया होता है, डाया ऑफ वर्कपीस कैन होल्ड। ये जो वी ब्लॉक है, ये वी ब्लॉक 5 mm से 45 mm डाया का वर्कपीस होल्ड कर सकता है। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका ग्रेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नंबर 4, द ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग इन ए ड्रिल होल इज कॉल्ड। ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग, ड्रिल होल में जो थ्रेड करने का जो ऑपरेशन, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टैपिंग। उसको क्या बोला जाता है, टैपिंग। रिमिंग किस लिए किया जाता है, रिमिंग किया जाता है ड्रिल होल को फिनिशिंग करने के लिए। देखिए इसके साथ आपको जानना चाहिए टैप इज मेड ऑफ, टैप जो होता है वो टैप इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैप, टैपर टैप, फ्लैट टैप एंड बॉटमिंग टैप। ये 3 टाइप का टैप होता है। देखिए ये डाइन साइड में जो राइट साइड में जो पिक्चर दिया हुआ है, ये देखिए टैपर टैप, इसका टीथ कितना रहता है, टैपर टैप में थ्रेड टेम्पर में कितना होता है 7 to 10, फ्लैट टैप में कितना 3 to 5, बॉटमिंग टैप में कितना होता है 1 to 2। इसका जो टैपर टैप, इसका जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है 4 डिग्री। आपका जो फ्लैट टैप है, फ्लैट टैप का एंगल कितना होता है 10 डिग्री। बॉटमिंग टैप का एंगल कितना होता है 20 डिग्री। टू आइडेंटिफाई टैप्स देयर आर रिंग्स इन शैंक पोर्शन। टैप को आइडेंटिफाई, कौन सा टैप आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ रहता है रिंग। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में देखिए यहाँ पे 1 रिंग, यहाँ पे 2 रिंग, यहाँ पे 3 रिंग दिया गया है। और इसका मतलब होता है कौन सा टैप, मतलब अगर टैपर टैप होगा उसमें 1 रिंग रहेगा, अगर फ्लैट टैप होगा उसमें 2 रिंग रहेगा, अगर बॉटमिंग टैप होगा उसमें 3 रिंग रहेगा। ये कहां पे रहता है, ये शैंक पोर्शन में रहता है। नंबर 5 क्वेश्चन देखिए, व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, क्या यूज करना चाहिए आपको, देखो जब आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं तब आपको क्या यूज करना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा सेफ्टी गॉगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयरिंग हैज नोमेनक्लेचर 6310ZZ, here 10 is related to dash of the bearing। यहाँ पे 10 क्या बोला जाता है, 10 को क्या रिलेट किया गया, इस यहाँ पे जो 6310ZZ जो बेयरिंग का नोमेनक्लेचर दिया गया, इसमें 10 का मतलब क्या है, इसमें 10 का मतलब होता है इनर डायमीटर। देखिए बेयरिंग का जो स्पेसिफिकेशन है 6206 2RS3। देखिए ये पहला जो नंबर है इसका मतलब होता है टाइप ऑफ बेयरिंग,
दूसरा जो नंबर होता है यूज लेवल, ये जो थर्ड एंड फोर्थ होता है ये इनर डाया, ये जो थर्ड है इसको इनर डाया बोला जाता है। RS का मतलब ग्रीस सीलिंग, C का मतलब क्लियरेंस। देखिए 5 डिजिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बियरिंग, 5 डिजिट क्या होता है, बियरिंग का आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या बियरिंग का आइडेंटिफिकेशन होता है, देखिए 5 डिजिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बियरिंग। 6 सेज अबाउट द टाइप ऑफ बियरिंग, हेयर 6 मीन्स, देखिए 6 का मतलब होता है सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। यहाँ पे 1 नंबर होगा तो सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग, 2 नंबर स्फेरिकल बॉल बियरिंग, 3 नंबर डबल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, 4 नंबर डबल रो बॉल बियरिंग, 5 नंबर थर्स्ट बियरिंग, 6 सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, 7 सिंगल रो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, 8 अगर नंबर 8 रहेगा बियरिंग का जो डेजिग्नेशन दिया है उसका पहले जो 8 रहेगा तो उसका मतलब फिलेट सील बियरिंग। सेकेंड जो डिजिट दिया गया है, देखिए सेकेंड जो डिजिट दिया गया है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बियरिंग। सेकेंड डिजिट सेज अबाउट द टफनेस ऑफ बियरिंग, हेयर टू मीन्स टू मेंशन दैट द बियरिंग कैन यूज्ड फॉर लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन। 0 रहेगा तो आपका एक्स्ट्रा लाइट होगा, अगर सेकेंड डिजिट में 1 रहेगा तो एक्स्ट्रा लाइट थ्रस्ट होगा बियरिंग का, अगर 2 रहेगा नंबर 2 रहेगा तो लाइट होगा। जैसे हम लोग को जो डेजिग्नेशन दिया गया उसमें नंबर 2 है, उसका मतलब ये नंबर 2 का मतलब हो जाएगा लाइट ड्यूटी बियरिंग। नंबर 3, ये जो नंबर 3 होगा ये 3 में मीडियम, नंबर 4 में हेवी, नंबर 5 एक्स्ट्रा थिन सेक्शन, नंबर 6 वेरी थिन सेक्शन। द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बियरिंग, जो थर्ड एंड फोर्थ डिजिट बियरिंग का जो होता है, द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट टेल्स अबाउट द इनर डायमीटर। थर्ड एंड फोर्थ डिजिट क्या बोला जाता है, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट बोला जाता है इनर डायमीटर ऑफ बियरिंग। देखिए हेयर 06 मेंशन इन द बियरिंग इज 30 mm and 05 mentioned in the inner diameter 25 mm। देखिए 00 रहेगा तो उसका जो इनर डायमीटर हो जाएगा 10 mm, 01 रहेगा तो इनर डायमीटर 12 mm, 02 रहेगा तो इनर डायमीटर हो जाएगा 15 mm, 03 रहेगा तो इनर डायमीटर हो जाएगा 17 mm। ये चारों आपको याद रखना है। लेकिन अगर 03 का जगह में 04 आ जाएगा तब आपका हो जाएगा 20 mm। कैसे 20 mm हो जाएगा, 4 का साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसमें 20 आ जाएगा। अगर 5 आएगा 05 आएगा तो 5 का साथ आप 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आएगा वही आपका इनर डाय आएगा, मतलब 5 × 5 25। 06 के साथ 5 मल्टीप्लाई कीजिए, उसका साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 30, मतलब 06 रहेगा तो 30 mm इनर डायमीटर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इन केस देयर इज नो फोर्थ डिजिट देन द थर्ड डिजिट इंडिकेट्स द बोर साइज इन mm। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्थ डिजिट नहीं रहेगा, इन केस ऑफ थर्ड डिजिट, इन केस देयर इज नो फोर्थ डिजिट, अगर फोर्थ डिजिट नहीं रहेगा तब आपका जो थर्ड डिजिट रहेगा वही आपका बोर डाया हो जाएगा। जैसा C636 हेयर आपका बोर डाया 6 mm हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट बोला गया द बियरिंग लास्ट लेटर आइडेंटिफिकेशन। लास्ट जो लेटर होता है वो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों को पूछा गया 6310ZZ, सिंगल जेड रहेगा तो सिंगल साइड शील्डेड, डबल जेड रहेगा तो डबल साइड बोथ साइड शील्डेड, मतलब हम लोग को 6310ZZ पूछा गया, उसका मतलब हो जाएगा डबल साइडेड बोथ साइड शील्डेड, जो बियरिंग का है बोथ साइड शील्ड है। RS रहेगा तो
जो ये जो नोमेनक्लेचर मैं देखा रहा हूं इसमें देखा रहा है आरएस, आरएस का मतलब वन साइड रबर सील्ड, टू आरएस डबल साइड रबर सील, सिंगल वी वन साइड नॉन कॉन्टैक्ट सील, डबल वी बोथ साइड नॉन कॉन्टैक्ट सील, DDU both side contact seal, NR snap ring and groove. M से ब्रास केस, C3 द क्लियरेंस फैक्टर। देखिए हम लोगों को जो C3 नोमेनक्लेचर मैं दिखा रहा हूं उसमें C3 है, मतलब क्लियरेंस फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? क्लियरेंस फैक्टर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, द क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन ए प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स। आपका जो क्वालिटी कंट्रोल क्या, क्वालिटी कंट्रोल अलाउज एट द मोस्ट 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स, कितना 0.4% डिफेक्टिव पार्ट को अलाउ करता है। हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन अलाउड इन प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट्स, 500 पार्ट्स में कितना क्वालिटी कंट्रोल कितना पार्ट्स अलाउ कर सकता है। देखिए क्वालिटी कंट्रोल अलाउस कितना बोला है, 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स, कितना परसेंट, 0.4% डिफेक्टिव पार्ट्स अलाउ करता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन 100 पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल्स अलाउस 0.4%, इन 500 क्वालिटी कंट्रोल अलाउस 500 इंटू 0.4 कितना होगा 2। उसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2%। क्वालिटी कंट्रोल कैन अलाउ 2 डिफेक्टिव पार्ट्स इन 500 पार्ट्स, नॉट मोर देन दैट। क्वालिटी कंट्रोल आपका क्वालिटी कंट्रोल 500 में 2 डिफेक्टिव पार्ट को अलाउ कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा पार्ट को क्वालिटी कंट्रोल अलाउ नहीं कर सकता है। इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन यूज स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड इज, मोस्ट कॉमन यूज्ड स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ हैक्सो ब्लेड, हैक्सो ब्लेड का जो मोस्ट कॉमन लेंथ होता है इंच में वो कितना होता है, आंसर डी 12 इंच। देखिए हैक्सो ब्लेड स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है mm में 250 से 300 mm। मेड ऑफ हैक्सो ब्लेड इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, हैक्सो ब्लेड इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। ब्लेड्स आर selected depending upon the strength of the material to be cut। ब्लेड को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, वो जो मटेरियल कट किया जाएगा उसका स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके उसको सिलेक्ट किया जाता है ब्लेड को। हैक्सो फ्रेम मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, हैक्सो फ्रेम किस चीज से बनता है, माइल्ड स्टील और कॉन्डिट पाइप से बनता है। ए हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए हैक्सो ब्लेड इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक्सो ब्लेड का, ए हैक्सो ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ। हैक्सो ब्लेड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, उसका लेंथ से। लेंथ कितना होता है, ए पिन होल से ए पिन होल जो डिस्टेंस है इसको लेंथ बोला जाता है। इसका बीच में जो लाइन है सेंटर लाइन, ए साइड है, ए बैक एज है। एक टीथ से अरे टीथ का और एक टीथ का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द वीकेस्ट एलिमेंट इन फ्लेंज कपलिंग जॉइंट। फ्लेंज कपलिंग जॉइंट में जो होता है उसमें सबसे वीक कौन सा होता है, वो होता है, आंसर हो जाएगा की, क्योंकि की सबसे वीक होता है, क्योंकि अगर 2 मैटिंग पार्ट्स को अगर किसी एक शैफ्ट से जोड़ रहे हैं आप, उसमें की को वीक किया जाता है, क्योंकि अगर की टूट जाएगा तो आपका जो मेन मशीन पार्ट्स उसका कॉस्ट ज्यादा होता है, उसमें आपका लॉस कम हो जाता है। ये आपका एक फ्लेंज कपलिंग है, रिजिड फ्लेंज कपलिंग। ये रिजिड फ्लेंज कपलिंग जो है इसका ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन आपका की है। फ्लेंज कपलिंग, ये राइट हैंड फ्लेंज कपलिंग, ये राइट हैंड फ्लेंज कपलिंग, ये आपका लेफ्ट हैंड फ्लेंज कपलिंग। ये दोनों कपलिंग से क्या होता है, कपलिंग किस लिए यूज किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम वन शैफ्ट टू अनदर शैफ्ट, पावर ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें सबसे जो वीकेस्ट पोर्शन है वो वीकेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, ये आपका की होता है। कपलिंग आर मैकेनिकल कंपोनेंट्स यूज्ड टू कनेक्ट टू इनलाइन शैफ्ट टू एनेबल वन शैफ्ट टू ड्राइव अनदर एट सेम स्पीड।
मतलब ई शेप से अगर ए शेप में पावर ट्रांसमिट करना है तो आप ये इसमें कपलिंग को यूज कर सकते हैं। नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चेन बेल्ट, चेन ड्राइव यूज करते हैं, बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, कपलिंग मैं दिखाया अभी, कपलिंग यूज करते हैं। इसका इसी के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, रस्ट इज फॉर्म रिएक्शन ऑफ आयरन एंड, रस्ट कैसे फॉर्म होता है? रिएक्शन ऑफ आयरन के साथ किसका रिएक्शन होता है? O2, मतलब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। देखिए केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट होता है Fe2O3, कॉमनली नोन एज फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 को कॉमनली कैसे जाना जाता है? फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। रस्टिंग प्रोसेस रिक्वायर्स बोथ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग प्रोसेस होने के लिए कौन सा एलिमेंट का दरकार है? ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द पिन ऑफ क्रॉस पिन हैमर इज डैश। द पिन ऑफ क्रॉस पिन हैमर क्या होगा? पिन ऑफ क्रॉस पिन हैमर आंसर हो जाएगा क्रॉस टू द हैंडल। क्रॉस पिन हैमर का पिन कैसा रहता है? क्रॉस रहता है, हैंडल का पैरेलल नहीं रहता है, वो क्रॉस रहता है। देखिए ये जो हैमर है, ये हैमर का जो पिन है, ये पिन है कितना? क्रॉस पिन है। देखिए ये जो हैंडल है, हैंडल का पैरेलल में नहीं है, ये इस तरफ है, इसी तरफ है। ये हैमर का जो पिन है ये हैंडल का पैरेलल नहीं है, ये क्रॉस है, तो इसलिए इसको क्रॉस पिन हैमर बोला जाता है। नीचे देखिए एक क्लॉ हैमर है, एक क्लॉ हैमर एक स्पेशल टाइप ऑफ हैमर है। इसका जो पिन है ये भी हैंडल के साथ क्रॉस में है। हैमर आर क्लासिफाइड बाय वेट। हैमर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? वेट ऑफ द हेड, ये जो हेड होता है इसका वेट ऑफ द हेड, एंड लेंथ ऑफ द हैंडल। ये जो हैंडल जो होता है हैमर का, वो हैंडल का जो लेंथ होता है, वो लेंथ के हिसाब से हैमर को क्लासिफाई किया जाता है। ये हैमर इज ए हैंड टूल। हैमर कौन सा टूल है? हैमर हैंड टूल और स्ट्राइकिंग टूल। हैमर इज मेड ऑफ ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील। हैमर कैसे बनता है? कौन सा मटेरियल से बनता है? ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील से। हैमर वेट इज स्टैम्प्ड एट। हैमर का जो वेट वो कहां पे लिखा रहता है? वो लिखा रहता है इसका चीक पे। चीक कहां पे? कौन सा पोजीशन? ये पोर्शन को बोला जाता है चीक। ये सबसे हैमर का वीकेस्ट पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रश इज एन एलॉय ऑफ। ब्रश इज एन एलॉय ऑफ। ब्रश किसका एलॉय है? ब्रश इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रश इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। आंसर हो जाएगा सी। 1 mm इज इक्वल टू, 1 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन होता है? 1 mm इज इक्वल टू आपका 1000 माइक्रोन होता है। 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 15, ए कटिंग टूल यूज्ड टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल इज नोन एज। एक काटिंग टूल यूज किया जाता है फिनिश्ड एंड एनलार्ज ए होल। होल को फिनिश करने के लिए और एनलार्ज करने के लिए उसको बोला जाता है रीमार। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है रीमार। टैप किस लिए किया जाता है? टैप कोई होल का अंदर थ्रेड करने के लिए टैप किया जाता है। डाई किस लिए यूज किया जाता है? डाई यूज किया जाता है एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए, वो डाई को यूज किया जाता है। देखिए रीमार आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। रीमार कैसे बनता है? किस मटेरियल से बनता है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील एंड सीमेंटेड कार्बाइड से। रीमार कैसे कौन सा मटेरियल से बनता है? हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और सीमेंटेड कार्बाइड। रीमार 2 टाइप का होता है। देखिए मशीन रीमार एंड हैंड रीमार। ये जो है ये मशीन रीमार और ये हैंड रीमार।
ये दोनों रिमर में कुछ अंतर है। देखिए मेशिन रिमर जो है उसका जो शैंक पोर्शन है वो शैंक टेपर शैंक है, इसमें जो शैंक रहता है वो मोर्स टेपर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हैंड रिमर है उसका शैंक स्ट्रेट पैरेलल शैंक रहता है, स्ट्रेट और पैरेलल शैंक। उसका हेड में जो है हैंड रिमर का जो हेड होता है वो स्क्वायर शैंक होता है। क्या होता है? स्क्वायर शैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज ए मेजर ऑफ इट्स। मटेरियल का कोई एबिलिटी ऑफ मटेरियल ड्रॉन इनटू वायर, उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डक्टिलिटी। एंड डक्टिलिटी क्या होता है? ड्रॉन इनटू वायर बाय टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स है उसको खींचा जाता है? उसको खींचा जाता है टेंसाइल फोर्स से। एग्जाम्पल कौन सा मेटल पे होता है? एमएस, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक। मेलिएबिलिटी एबिलिटी ऑफ मटेरियल रोल्ड और हैमर इनटू थिन शीट। एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल कौन सा मटेरियल पे होता है? लेड, कॉपर। नेक्स्ट ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ मटेरियल विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। कोई अगर मटेरियल का ऊपर कोई हैमर से इंपैक्ट लोड दीजिएगा तब वो छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन। इसको क्या बोला जाता है? वो मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस। लाइक कास्ट आयरन में हैमर से इंपैक्ट लोड दीजिएगा तो उसमें वो छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोला जाता है ब्रिटलनेस। जो मटेरियल में जितना ज्यादा कार्बन परसेंटेज होगा उसमें उसका ब्रिटलनेस उतना ज्यादा बढ़ता है। जैसे कास्ट आयरन में आपका जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसमें 2 से 4.3 उसका ऊपर मतलब 6.67 तक, 2 से 6.67 तक उसका कार्बन परसेंटेज होता है। उसके बाद जो होता है वो सीमेंटेड हो जाता है। 4 कार्बन जो डायग्राम होता है उसका जो रेजिलेंस क्या होता है? टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रेजिस्ट शॉक एंड इंपैक्ट लोड। नेक्स्ट क्रीप क्या होता है? कांस्टेंट स्ट्रेस फॉर लॉन्ग पीरियड। कांस्टेंट स्ट्रेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए कांस्टेंट स्ट्रेस दिया जाता है कोई मटेरियल के ऊपर। एक कहां पे यूज होता है? यूज फॉर डिजाइनिंग आईसी इंजन, बॉयलर, ईटीसी। आईसी इंजन इंटरनल कंबशन जो इंजन, वो इंजन को डिजाइन करने के लिए और बॉयलर को डिजाइन करने के लिए एक क्रीप यूज किया जाता है। फैटिग मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस। अगर कोई मटेरियल पे रिपीटेड स्ट्रेस, अब बार बार कोई स्ट्रेस दे रहा है, ऐसा हो रहा है तो उसको बोला जाता है फैटिग। इसको ऑल्सो नोन एज साइक्लिक लोडिंग। नेक्स्ट हार्डनेस रेजिस्टेंस टू वायर स्क्रैचिंग डिफॉर्मेशन। ये मटेरियल का एक एबिलिटी होता है, ये कैरेक्टर होता है कि ये रेजिस्ट टू वायर मतलब ये जो क्षय होता है वो वायर स्क्रैच और डिफॉर्म होने से इसको प्रोटेक्ट करता है। टफनेस रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड। टफनेस क्या होता है? रेजिस्ट फ्रैक्चर, टूटने से ये जो रेजिस्ट करता है फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड का वजह से अगर कोई मटेरियल टूट जाता है, इसको जो रेजिस्ट करना है ये होता है वो उसका टफनेस। स्ट्रेंथ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रेंथ क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल का जो एबिलिटी होता है रेजिस्ट एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। देखिए ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर में दिखा रहा है, अगर आप पहले कोई एक मतलब रोप को खींच रहे हैं दोनों साइड से, टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, तो उसमें ये पहले टूटता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर इसका जो स्ट्रिंग है ये अगर कोई एक टूट जाता है तब भी ये जो लास्ट स्ट्रिंग जो है वो कोशिश करता है इसको रोकने के लिए, मतलब जितना उसका स्ट्रेंथ है ये कोशिश करता है। ये जो एबिलिटी है इसको बोला जाता है स्ट्रेंथ। नेक्स्ट
स्टीफनेस, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, कोई मटेरियल का रेजिस्ट करने का, डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस, कोई अगर स्ट्रेस आप दे रहे हैं उसमें ए डिफॉर्मेशन जो होना है तो होना, डिफॉर्मेशन को वो रोक रहा है, तो इसको बोला जाता है स्टीफनेस। एग्जांपल, वेट क्ले हैज लो स्टीफनेस चेंजिंग शेप विथ जस्ट ए फ्यू पाउंड ऑफ प्रेशर। अगर कोई गीला मिट्टी लीजिएगा, उसमें अगर आप प्रेशर दीजिएगा तो वो स्मॉल प्रेशर में वो क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टीफनेस। इलास्टिसिटी, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अगर ऑप्शन में रहेगा रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अगर क्वेश्चन में रहेगा रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, आप लोग आंसर कीजिएगा इलास्टिसिटी। सिर्फ इतना याद रखिए, रीगेन होगा तो इलास्टिसिटी, रिटेन होगा तो प्लास्टिसिटी। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील रबर से बहुत इलास्टिक होता है। प्लास्टिसिटी, रिटेन, मैं पहले ही बोला कि रिटेन अगर रहेगा ऑप्शन में, अगर रिटेन में रहेगा तो और हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी, क्वेश्चन में रिटेन रहेगा तो वो हो जाएगा आपका प्लास्टिसिटी। रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली, मतलब कोई प्लास्टिक को अगर टेंसाइल फोर्स से खींचेगा दोनों तरफ से तो वो डिफॉर्म हो जाता है परमानेंटली, वो पहले का जो शेप है उसमें वो नहीं जा पाता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ये कहाँ पे नेसेसरी होता है, नेसेसरी फॉर फोर्जिंग, स्टैंपिंग, इमेज ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर जो इमेज बनता है वो एक प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी से बनता है। ऑर्नामेंटल वर्क्स में भी ये यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी, एक्यूट एंगल। देखिए राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका राइट एंगल, इक्वल टू एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ये होता है आपका राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से जो एंगल लेस देन होता है मतलब कम होता है उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल, एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये 46 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, ऑब्टस एंगल, इसको क्या बोला जाता है, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ऑब्टस एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, मतलब ये एंगल जो है देखिए ये 90 डिग्री से ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री से क्या है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब ये टोटल एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा है, लेकिन ये जो टोटल 180 डिग्री है, ये जो टोटल 180 डिग्री है ये 180 डिग्री से कम है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। और ये जो एंगल है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नंबर 18, व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनिट इज लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, निम्न से कौन सा यूनिट सबसे बड़ा यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए, आप लोगों को पता है, तो इसलिए ये जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, रेडियन। देखिए आप लोगों को पता है जो सीक्वेंस क्या है, रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकेंड। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री। 1 रेडियन कितना होता है, 57.29 डिग्री। नंबर 19, इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन सिंबल भी रिप्रेजेंट, ग्राइंडिंग व्हील में जो सिंबल भी जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, आपका आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ बॉन्ड, आंसर ऑप्शन सी, टाइप ऑफ बॉन्ड। देखिए ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये जो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ये जो पहला जो प्रीफिक्स नंबर होता है ये मैन्युफैक्चरर सिंबल होता है। पहला जो नंबर होता है वो पहला नंबर पे जो रहता है, देखिए यहाँ पे ए है, मतलब ये होता है ये एब्रेसिव टाइप, मतलब कौन सा एब्रेसिव आप वो ग्राइंडिंग व्हील में यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड। आप लोगों को पता है सिलिकॉन कार्बाइड इसका जो ये जो केमिकल
सिलिकॉन कार्बाइड है, इसका सिंबल SiC। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नंबर 2 जो होता है इस पे क्वार्ट्ज ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन एंड वेरी फाइन। ये जो होता है मतलब ये जो 36 है, ये 36 है आपका मीडियम ग्रेन का नाम। 10 से 24 क्वार्ट्ज, 30 से 60 मीडियम, फाइन 70 से 180, वेरी फाइन 220 से 600। नेक्स्ट नंबर 3 जो होता है इस सीक्वेंस में वो होता है आपका ग्रेड। वो ग्रेड का सिंबल क्या दिया है? एल। मतलब आपका ABCD ऐसा आपको जेड तक है, मतलब सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। सॉफ्ट क्या होता है? A to H जो होता है वो आपका सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है। I to P ये मॉडरेटली क्या हो जाता है? हार्ड स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये मीडियम स्ट्रक्चर, मॉडरेटली हार्ड स्ट्रक्चर, मतलब ये सॉफ्ट, ये जो A to H है इससे हार्ड होता है, मतलब ये मीडियम टाइप का जो ये ग्रेड है, ये मीडियम ग्रेड का है। Q to Z जो होता है ये एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हार्ड टाइप का जो ग्रेड होता है। नेक्स्ट देखिए इस पे स्ट्रक्चर 4 नंबर पे क्या दिया है? ये 4 नंबर पे दिया है स्ट्रक्चर, ये 5 से डिनोट हुआ है। ये जो 5 नंबर है ये स्ट्रक्चर डेंस टू ओपन स्ट्रक्चर। 1 to आपका 8 जो है ये आपका डेंस स्ट्रक्चर। 9 to 15 जो है ये आपका होता है ओपन स्ट्रक्चर, इससे ज्यादा भी होता है। नंबर 5 क्या होता है? बॉन्ड टाइप। यहाँ पे V दिया गया है, मतलब ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये V का मतलब होता है वेट्रीफाइड बॉन्ड। अगर S रहता तो सिलिकेट, R रहता रबर, आपका B रहता है तो रिजोनॉइड बॉन्ड, E रहता है तो सेलेक्ट बॉन्ड, O रहता है तो ऑक्सीक्लोराइड जो बॉन्ड है वो होता है। नंबर 6 जो होता है मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड। ये मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड होता है। ये नंबर 6 में 23 दिया गया है, ये मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंटली रिमूवेबल टाइप जॉइंट? कौन सा होता है? वेल्डिंग जॉइंट, ये परमानेंट जॉइंट होता है। रिवेट जॉइंट सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। ब्रेज जॉइंट ये सेमी परमानेंट जॉइंट होता है, इसको आप निकल सकते हैं। बोल्टेड जॉइंट ये एकदम प्राइमरीली जॉइंट होता है। ये क्या होता है? ये रिमूवेबल टाइप प्राइमरीली जॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील? ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए कौन सा आप लोग मटेरियल यूज करते हैं? देखिए इसके हिसाब से आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका संकेत क्या है? वो SiC। क्या होता है? SiC। ये होता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड का जो सिंबल, जो संकेत होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ precision grinding of part with loose dust type of abrasive is known as। अगर लूज डस्ट प्रिसीशन ग्राइंडिंग कर रहे वो लूज डस्ट से, उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका लैपिंग। क्योंकि लूज डस्ट कोई एक मटेरियल के ऊपर देके, जैसे आप लोग पार्लर में फेशियल करने जाते हैं, उसका जो स्क्रबर देता है आपको, आपका जो फेस पे जो स्क्रबर देता है देके, वो पार्लर पे आप लोग जो स्क्रबिंग किया जाता है, वो जो दाना टाइप का रहता है वो भी एक टाइप का लैपिंग ऑपरेशन टाइप का ही होता है। उसमें क्या होता है? आपका जो डार्ट है, स्किन में जो डार्ट है वो निकल जाता है, मतलब वो भी प्रिसीशन ग्राइंडिंग टाइप का ही होता है। तो उसी के एग्जाम्पल का तरफ पे ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल इज। जनरल पर्पस जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री, मतलब 118 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। देखिए ड्रिलिंग टूल इज मेड ऑफ, किससे बनता है? हाई स्पीड स्टील, HSS। ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय, ट्विस्ट ड्रिल कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? शैंक मटेरियल एंड डायमीटर। ट्विस्ट ड्रिल को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? शैंक मटेरियल एंड डायमीटर।
फॉर जनरल पर्पस ट्विस्टल इज द हेलिक्स एंगल, उसका जो हेलिक्स एंगल होता है जनरल पर्पस के लिए, उसका हेलिक्स एंगल इज अबाउट 32 डिग्री। कितना होता है? 32 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग। देखिए सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील, सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील, ये जो 118 डिग्री होता है ये सॉफ्ट टू मीडियम हार्ड स्टील के लिए ये 118 डिग्री का जो पॉइंट एंगल होता है यूज किया जाता है। हार्ड मटेरियल के लिए कितना होता है? जैसे स्टेनलेस स्टील के लिए कितना होता है? 135 डिग्री का पॉइंट एंगल यूज किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल के लिए वो जो पॉइंट एंगल होता है ये पॉइंट एंगल घट जाता है, कम हो जाता है, इसका कितने यूज किया जाता है? 90 डिग्री। देखिए ये टोटल एक ट्विस्ट ड्रिल है, ये ट्विस्ट ड्रिल है। ट्विस्ट ड्रिल का ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है आपका शैंक लेंथ बोला जाता है। इसमें जो शैंक होता है ये टेपर शैंक होता है, और टेपर शैंक यूज किया जाता है लार्ज होल ड्रिल करने के लिए, और स्ट्रेट शैंक यूज किया जाता है स्मॉल होल ड्रिल के लिए। आपका घर पे जो जब वायरिंग होता है उसमें जो ड्रिल किया जाता है उसमें देखिएगा आप लोगों का जो शैंक होता है ड्रिल बिट का, वो ड्रिलिंग टूल का उसका शैंक स्ट्रेट रहता है, इसलिए उसको छोटा होल करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है नेक। ये जो आपका फ्लूट, यहाँ से फ्लूट से क्या होता है आपका, वो ड्रिलिंग करने का टाइम पे आपको वो कूलिंग करने के लिए कूलेंट दिया जाता है। और क्या होता है इससे, और एक चीज होता है, जो आपका मटेरियल कट रहा है वो मटेरियल वहां से ये फ्लूट से निकल आता है बाहर पे। ये जो एंगल होता है आपको पहले ही दिखाया, ये जो होता है आपका, ये होता है आपका पॉइंट एंगल। और ये जो सेंटर लाइन इसका साथ का जो फ्लूट का जो एंगल बनता है इसको बोला जाता है हेलिक्स एंगल। देखिए ये जो पोर्शन में दिखा रहा है, ये जो कटिंग एज ये आपका होता है, ये आपका हो जाता है कटिंग एज। और ये जो चीजल एज, ये हो जाता है आपका एकदम मिडिल पे हो जाता है ड्रिलिंग टूल का। और वेब, ये जो वेब है, वेब क्या करता है? वेब करता है कि वो आपका जो फ्लूट होता है वो फ्लूट के डिवाइड करता है, दो फ्लूट को डिवाइड करता है। कौन? वेब। वेब को फ्लूट अलग करता है। ये था एनपीसीएल स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर कैटेगरी 2 फिटर का एडवांस टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। मैं सेकेंड पार्ट भी दे दूंगा आप लोगों को पूरा सॉल्व करके। इन्फॉर्मेशन अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल फिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टेक्निकल जॉब का अपडेट और सॉल्यूशन पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका एग्जाम का।